दोस्तों, बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम एकांकी अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या का प्रारंभ करेंगे और इससे जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एकांकीकार का जो परिचय है, विशेष तौर पे रचनाओं के माध्यम से, रचना करने की शैली के माध्यम से, किस तरह की रचनाएं इन्होंने रचित की है या रची हैं, उसके माध्यम से हम इनका परिचय प्राप्त करेंगे। विपिन अग्रवाल हिंदी साहित्य में वैसे तो कोई बहुत बड़े नाम के जो हैं मोहताज नहीं रहे हैं। इनका बहुत अधिक बड़ा नाम नहीं रहा है और न इन्होंने कोई बहुत अधिक साहित्य का जो है सृजन किया है, और इसलिए इनके बारे में बहुत अधिक हमको लिखा हुआ भी नहीं मिलता कि ये कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए, क्या हुए। बहुत अधिक जगह हमको नहीं मिल पाता है, तो उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इतना हम ज़रूर ध्यान कर लेंगे कि ये 1919 में पैदा हुए थे और 1990 में इनका स्वर्गवास हो गया था। ये ज़रूर हमको ध्यान रख लेना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो आती है कि जब अधिक इन्होंने रचनाएं नहीं की तो फिर इनको क्यों जाना जाता है, और फिर हमारे एकांकी संग्रह में इनकी एकांकी क्यों रखी गई है। निश्चित तौर पर एकांकी अच्छी रही है, तो ये मुख्य तौर पे एक नाटककार और एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि संख्या अधिक नहीं है, फिर भी जिस समय इन्होंने लेखन का कार्य किया वो समय एक संक्रमण का काल था, जिसमें हिंदी का नाटक अपना कायाकल्प कर रहा था, पूरा का पूरा रूप बदल रहा था, और छोटे छोटे रूपों में वो रूपों का बदलाव हमारे सामने लगातार आ रहा था। प्रयोग किए जा रहे थे विविध, और उन प्रयोगों में जो नाटक और रंगमंच के जो सारे परंपरागत विधान हुआ करते थे, नियम हुआ करते थे, जो नाटकों को एक शास्त्रीय दृष्टिकोण के साथ देखा, लिखा और सुना जाता था या पढ़ा जाता था, वो दूर होता जा रहा था, वो हटता जा रहा था, परिवर्तन जारी थे। तो कलात्मकता जो उस समय की थी उसमें परिवर्तन आ रहा था, पात्र जो पहले होते थे उनमें भी परिवर्तन आ रहा था, पात्र विशिष्ट होते जा रहे थे। पहले के और तरह के पात्र होते थे, इस समय के नाटकों में अलग तरह के पात्र होने लग गए। इसी तरह से दृश्यबंध है, उत्पाट नाटकों का उद्देश्य है, और साहित्य का जो अलंकरण है वो भी बंद हो गया था या अलग तरीके से होने लग गया था। और इन सब से जैसे बंधन है नाटकों में, एक विशेष प्रकार का उद्देश्य है, विविध दृश्यों में बांधने का जो एक बंधन हुआ करता था पूर्व में, वो सारा बंधन इस समय के नाटककारों ने तोड़ दिया, और उसमें विपिन अग्रवाल का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ये माना जाता है कि विपिन अग्रवाल ने अपने जो अधिकांश नाटक और एकांकियाँ लिखी वो असंगत प्रकार के नाटक और एकांकियाँ लिखी। एब्सर्ड नाम दिया गया इंग्लिश में, और इन्हें जाना भी एब्सर्ड नाटकों के नाम से ही है। कुछ लोग इसे विसंगति के नाम से जानते हैं, कुछ असंगत के नाम से जानते हैं। इस तरह से इनको प्रमुख श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने असंगत नाटक लिखे। तो अब फिर एक सवाल तुरंत उठ जाता है कि क्या इन्होंने ही असंगत नाटक लिखना प्रारंभ किए? तो ऐसा नहीं। इनसे पहले भुवनेश्वर द्वारा असंगत नाटक लिखे जा चुके थे। खासतौर से तांबे के कीड़े नामक एक जो एकांकियाँ थी या नाटक था,
उसका हम नाम ले सकते हैं इस बारे में। लेकिन उनके समस्या क्या आई थी भुवनेश्वर के, कि ये इस तरह के असंगत नाटक उस समय सफल नहीं हो सके, क्योंकि वो समय से पूर्व की बात थी। एक कहावत है ना कि समय से पहले कुछ नहीं होता, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो वही बात थी, उन्होंने समय से पहले उस तरह के नाटक लिखे जो कि सफल नहीं हुए। तो उनको समय का ये बंधन स्वीकार करना पड़ा, समय की नीति स्वीकार करनी पड़ी और वापस दूसरे तरह के नाटक उन्होंने लिखे। लेकिन जब विपिन अग्रवाल का समय आया तो माहौल परिवर्तित हो चुका था, साहित्य जगत में भी और पाठकों में भी। तो इन्होंने विसंगतियों को, इस विसंगति को या असंगति को, मैं विसंगति की जगह असंगति शब्द का प्रयोग अधिक उचित मानता हूँ इसमें, इन्होंने उसी को नाटकों का आधार बनाया और उस असंगति को आधार मानते हुए ही इन्होंने एक नया इतिहास नाटकों में दर्ज करवा दिया। इन्होंने इसी को लेते हुए विविध प्रयोग भी किए और इन प्रयोगों के तहत जो एक नाटक इन्होंने लिखा, 3 अपाहिज, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण माना जाता है। इस नाटक में और अन्य जो नाटक लिखे उनमें इन्होंने जो रंगमंच था और जो जीवन था उस समय का, निश्चित तौर पे समय के साथ मनुष्य में जीवन में परिवर्तन आता रहता है और ख़ास तौर से जब संक्रमण का दौर होता है तो उसमें ये अधिक दिखाई देता है। तो यहाँ जीवन में भी और रंगमंच में भी दोनों जगह जो अर्थहीनता आ गई थी, जो अस्तित्व का संकट पैदा हो गया था, जो एक रिक्तता रिश्तों में आ गई थी और एक अकेलापन भी पैदा हो गया था, उन सब की अभिव्यक्ति एक नए शैली शिल्प के साथ इन्होंने इस नाटक में विकसित की। देखिए क्या किया, अर्थहीनता, अस्तित्व का संकट, रिक्तता, अकेलापन, इन सब को एक विशिष्ट तरीके से अभिव्यक्त किया, एक विशेष शैली में अभिव्यक्त किया और उसी को अभिव्यक्ति को इन्होंने 3 अपाहिज नामक नाटक में अपने पूरी तरह से उतारा। अब इस नाटक की इस तरह के कारण क्या विशेषता रही इस नाटक में? इस नाटक में विशेषता ये रही कि इस नाटक में कोई निश्चित कथानक नहीं था। कोई ये कहे कि भाई कथानक बताइए, तो कोई निश्चित कथानक नहीं, जब मर्जी है, जैसे मर्जी है, कोई पात्र आता है, कुछ भी बोलता है, कोई बंधन नहीं है, कोई विशिष्ट नायक नहीं है। इससे पहले एकांकियों में, नाटकों में नायक होते थे जो कोई विशेष उद्देश्य को लेकर के चलते थे। और जब ये चीज़ जब पहले से तय नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो फिर इसके संवाद जो है, इनके वाक्य जो हैं, वो भी असंबद्ध थे, ऊल जलूल होते थे या ऊल जलूल रहे। और इस तरह से असंबद्ध और ऊल जलूल वाक्यों को ही जोड़ करके इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया। देखिए विशेष बात ये, असंबद्ध और ऊल जलूल, तो असंबद्ध और ऊल जलूल को जब किया जाएगा तो वहाँ जटिलता आ जाएगी और जहाँ व्यवस्था होगी वहाँ जटिलताएं कम होगी। दूसरी चीज़ जो इस एकांकी में या इस समय की एकांकियों में, नाटकों में जो मिलती है, वो है इनके पात्रों की जो क्रिया थी, जो मुद्राएं थी, जो गतिविधियां थी, उनमें भी मूल्यहीनता थी। भाई एक तो आदर्श के माध्यम से मूल्यहीनता से दूर ले जाते हैं, इन एकांकियों में दूसरा था, मूल्यहीनता को प्रकट करके मूल्यहीनता से दूर ले जाने का उद्देश्य इनका हुआ करता था कि जब मूल्यहीनता सामने आएगी और उसका पता लगेगा लोगों को, उनकी कमजोरियों का, उनकी बुराइयों का या उनकी हानियों का, तो अपने आप दूर हो जाएंगे।
तो इस एकांकी में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। इसके अलावा इन्होंने लोटन नामक एक नाटक भी लिखा, वो भी इसी तरह से असंगति या विसंगति की उसमें अभिव्यक्ति हमको मिल जाती है। हालांकि ये नाटक 3 अपाहिज नाटक जैसा सशक्त नहीं माना गया, उस जैसी मजबूत या अच्छी रचना इसको नहीं माना गया। इसके अलावा नाटक एक शब्द है और कूड़े का पीपा आदि नाटक भी इन्होंने लिखे। और फिर सबसे अंत में जाके इन्होंने एक नाटक लिखा था, खोए हुए आदमी की खोज। इसमें भी एक प्रयोग मूलक प्रवृत्ति इनमें मिल जाती है। इस प्रयोग मूलक शैली प्रवृत्ति में नई शैली और शिल्प का प्रयोग होता है। इसमें अन्वेषण की प्रवृत्ति और आधुनिक जो संवेदनाएं थी, आधुनिक तथाकथित उस समय में, आज के हिसाब से वो आधुनिक नहीं है ये हम मान लेते हैं, लेकिन उस समय जब ये एकांकियाँ लिखी गई थी उस समय ये आधुनिक संवेदनाएं मानी जा सकती थी, वो सब इसमें थी। अब यहाँ एक विशेष बात कही गई है कि इनमें एब्सर्डिटी का चित्रण तो है, इन नाटकों में एब्सर्डिटी मतलब असंगति का तो चित्रण है, लेकिन 3 अपाहिज नाटक की तरह ये एब्सर्ड जो नाट्य धारा एक बन गई थी, एब्सर्ड अर्थात असंगत नाटक एक धारा बन गई थी लेखकों की कि उसी के अनुसार हमको रचना करनी है, तो ये उस धारा से बंधे हुए नाटक नहीं थे। उनमें वो विशेषताएं तो थी, लेकिन उससे इतर भी तरीका इसमें अपनाया गया था। क्या है, यहाँ इन्होंने दिशा थोड़ी सी बदल दी। कि धारा में बंधे नहीं, बाकी चीज़ें वही रखी। अब एक सवाल इनके साहित्य को देख करके एक सवाल उठाया लोगों ने कि इन्होंने जो नाटक रचे या इनकी जो विचारधारा थी नाटक के बारे में, उपन्यास के बारे में, कहानी के बारे में, कविताओं के बारे में, वो क्या अंतर करते हैं। फिर जब व्यवस्थाएं कहीं है नहीं है तो नाटक में, कविताओं में, कहानी में कहाँ अंतर रहेगा। तो यहाँ कहा जा सकता है कि नाटक और रंगमंच, जीवन और मनुष्य, भाषा और शिल्प के प्रति उनकी दृष्टि पहले भी वही थी और इसमें भी वही रही। तो फिर अंतर कहाँ आता है। बनावट का ढंग, भाषा का प्रयोग जो इस्तेमाल में ली जाती है, उनमें कोई विशेष अंतर ये नहीं लेते हैं। ये सिर्फ भाषा का जो प्रयोग है उसको ही इसमें विशेष महत्व देते हैं। और नाटकों में ये और चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान नहीं देते, बल्कि विशेष ध्यान ये देते हैं कि नाटकों में मुठभेड़ दिखाई जाए। तो फिर कविताओं में क्या है, कविताओं में बिंबात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है, उपन्यासों में विवरणात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और नाटक में संवादों की मुठभेड़ होती है। और ये मुठभेड़ बहुत स्पष्ट होती है, और विपिन अग्रवाल का भी ये निश्चित मत रहा है, और इस मुठभेड़ को लेकर के वो बहुत स्पष्ट हैं कि एकांकी हो चाहे नाटक हो, उसमें ये मुठभेड़ होनी चाहिए। और उस मुठभेड़ में 4 प्रमुख चीज़ें होती है: जीवन, भाषा, अभिनेता और दर्शक। और इनका यह मानना है कि इन चारों की यदि कोई नाटक हो रहा है या कोई रंगमंच प्रस्तुत किया जा रहा है या कोई एकांकी प्रस्तुत की जा रही है, तो उसमें इनका गतिशील मुठभेड़ होनी चाहिए, ऊर्जावान एक मुठभेड़ उनमें होनी चाहिए। जबकि साधारण जो फार्मूला नाटक हुआ करते थे, पुराने जो नाटक होते थे,
उसमें ये मुठभेड़ तो नाम मात्र की होती थी, असल में इनका खाली मिलन ही होता था, जिसे यहाँ स्थैतिक मिलन नाम दिया गया है। इनका तो ये मानना था कि सही अर्थ में नाटक तभी बनता है जब इनका आपसी गतिज संघर्ष मंच पर पनपता हो। और विपिन कुमार अग्रवाल इस चीज़ को हमेशा खंगालते रहते थे कि ये संभावना हमेशा नाटक में बनी रहे। किसकी? संघर्ष की। संघर्ष नाटक में, एकांकी में हमेशा बना रहे, इस चीज़ की कोशिश वो हमेशा करते रहते थे। और उनका मानना था, और एक कोशिश भी उन नाटकों में रहती थी कि ये अवसर जो है मुठभेड़ के एकांकियों में, नाटकों में एक से अधिक बार आए। जितने अधिक अवसर आएंगे वो नाटक, वो एकांकी उतना ही अधिक, वो रंगमंच उतना ही अधिक सफल रंगमंच या एकांकी या नाटक होगा। और ये भी होता है इनके नाटकों में कि ऐसे बहुत से मुठभेड़े मिल करके, बहुत से संघर्ष आपस में मिल करके एक सर्वथा नया संघर्ष पैदा कर देते हैं। 4 संघर्ष आपस में हुए, एक नया संघर्ष पैदा हो गया। ये विज्ञान में प्रयोग करते समय अक्सर वैज्ञानिकों के सामने चीज़ें आती है, तो साहित्यकार भी एक वैज्ञानिक है, उसके सामने भी ये स्थितियाँ आती रहती है। और विपिन अग्रवाल इससे पूरी तरह परिचित थे। ये नाट्य रचना में भाषा को मुख्य आधार मानते हैं और नाटक को एक ऐसी विधा मानते हैं जिसमें कि भाषा को बदलने की क्षमता होती है। ये कहते हैं कि नाटक भाषा को बदल देता है और निरंतर बदलता और बनाता चलता है। ये नहीं है कि बदलना, खाली बदलता है तो बनेगी भी। ये तो सृष्टि का नियम है कि विनाश होगा फिर सृजन होगा, फिर विनाश होगा फिर सृजन होगा। सतत रूप से न सृजन चलता है और न ही विनाश चलता है। तो उसी तरह से भाषा में भी बनना बिगड़ना लगातार नाटकों में चलता रहता है। अब ये क्या है कि पहले के जो नाटक थे वो एक पूर्व में तय की गई भाषा के अनुसार ही काम करते थे। उनमें वही भाषा प्रयोग में ली जाती थी, जहाँ जो आपकी इस पुस्तक में उसको सांस्थानिक भाषा का नाम दिया गया है, परिष्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन ये कहते हैं इन्होंने उसमें उसको तो पीछे छोड़ दिया और जो एक सामान्य भाषा होती है जो सहज रूप से बोली जा सकती है, सहज क्षणों में, घटनाओं में, इस तरह की घटनाओं में जो भाषा प्रयोग में की जा सकती है, वो भाषा ढूंढ करके इन्होंने अपने नाटकों में काम में ली। और भाषा का प्रयोग करते समय भी इनकी ये मान्यता थी कि ये भाषा उन बनावट से दूर रहे। और इस बनावट शब्द को इन्होंने वर्दी शब्द का प्रयोग दिया है। लेखक अर्थात विपिन अग्रवाल ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, ऐसी भाषा की खोज करता रहता है जो वर्दी से दूर हो, अर्थात बंधनों से दूर हो और खुली रह करके कोई भी कठिनाई, कोई भी संघर्ष सामने आता है तो उसको कर सके, उसका सामना कर सके। और एक चीज़ और है कि ये इन्होंने जो नाटक लिखे, इनमें जिस विषय को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के चले, उसमें इनकी ईमानदारी शुरू से अंत तक विद्यमान रही। ये नहीं है कि ये अपनी बात से मुकर गए हों या जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ इससे अलग हट गए हों, नहीं। इन्होंने जो सिद्धांत लेके वो चले, उन सिद्धांतों पे अडिग रहे। इसी कारण से इनके नाटकों में एक प्रभावशीलता हमको नज़र आती है। इनकी जो भाषा है उसमें भी एक विशिष्ट बनावट या एक बुनावट नज़र आती है, जो कि जो हरकतें हो रही होती है, उस वातावरण में जो गूंज चल रही होती है, वो इनकी एकांकियों में, इनके नाटकों में ध्वनित होती है। और बहुत ही प्रभावशीलता के साथ इनके नाटक उस समय प्रस्तुत किए जाते रहे थे। इसी के साथ आज का जो हमारा ये लेखक परिचय जो था उसको यहीं समाप्त करते हैं।
तो आपसे प्रश्न बनता है, उस प्रश्न को आप हल करने का प्रयास कीजिए। और यदि आपको कहीं ढूंढने से मिलता है तो विपिन अग्रवाल का जो जीवन है बचपन से लेकर के और पढ़ने तक, आगे बढ़ने तक या कार्य क्षेत्र में आने तक, वो अधिकतम आपको मिल सके तो ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आप इसमें करिएगा कि विपिन अग्रवाल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। इसी के साथ आज की चर्चा हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।